शीलवती का जीवन रथ पूरी गति के साथ फिर से आगे बढ़ने लगा। घर के हर सदस्य की नजरों में वह पहले से और अधिक सम्माननीय बन गई। नए अध्याय के साथ ही अजित सेन के जीवन में भी एक अभिनव मोड़ आया। वैभव और प्रतिष्ठा के साथ राजकीय कार्यों में भी उसकी पहुंच होने लगी। जब भी कोई जटिल समस्या उसके सामने आती, वह शीला से विचार विमर्श करता, उसका परामर्श लेता। शीला पत्नी के साथ साथ सलाहकार और मित्र के रूप में भी प्रतिष्ठित हो चुकी थी। शीला के साथ विचार विमर्श और उसका परामर्श जटिल समस्याओं को समाधान के बिंदु तक पहुंचाने में बहुत सहयोगी बनता। यह स्थिति उसके व्यक्तित्व को एक नया निखार देने के लिए हेतुबद्ध बनी। राजा के मन में उसके प्रभावी व्यक्तित्व की गहरी छाप पड़ी। परिणामतः क्रमिक पदोन्नति प्राप्त करता हुआ वह थोड़े ही समय में ही नंदनपुर का प्रधानमंत्री बन गया। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने नंदनपुर पर आक्रमण किया। उसका प्रतिकार करने के लिए नंदनपुर पति भी अपने पूरे सैन्य बल के साथ प्रस्थान करने को तैयार हुए। प्रधानमंत्री अजित सेन को साथ जाना ही था। वह अपनी प्रिया से विदा लेने के लिए उसके कक्ष में पहुंचा। मंगल कामनाओं के साथ पति को विदा करते हुए शीला ने कहा, स्वामी, आप निश्चिंत हो सम्रांगण में अपने कर्तव्य को निभाना। विदा के अंतिम क्षणों में उसने अंतिम सेन को एक दिव्य फूल उपहारित किया। फूल के वैशिष्ट्य को बताते हुए कहा, इस फूल के द्वारा आपको मेरे शील की सुवास मिलती रहेगी। जब तक मैं अपने शील व्रत पर अटल रहूंगी, तब तक यह फूल खिलता रहेगा। अजित सिंह युद्ध के लिए विदा हो गया। प्रतिदिन सांझ को शिविर में लौटते ही सर्वप्रथम कुछ क्षणों के लिए अजित सेन की आंखें उस दिव्य पुष्प पर अटक जाती। सदाबहार फूल की तरह खिलती उसकी पंखुड़ियों को देख प्रसन्नता का नया प्रकाश उसके मुख पर दमकने लगता। अजित सेन का यह नित्य क्रम राजा और कुछ मंत्रियों के लिए रहस्य बन गया। एक दिन बात ही बात में राजा ने अजित सेन के समक्ष इस रहस्य के अनावरण का प्रसंग उपस्थित कर दिया। सरल हृदय अजित सेन ने स्वाभाविक ढंग से अपनी पत्नी के शील वैशिष्ट्य को प्रकट करते हुए सारी बात बता दी। शीलवती के चरित्र के साथ जुड़े हुए इस दिव्य फूल की वार्ता को सुन राजा और मंत्रियों के मन में कौतूहल भर गया। शीलवती की परीक्षा के लिए राजा ने एक योजना बनाई और गुप्त रूप से 4 वरिष्ठ मंत्रियों को इस कार्य के लिए नंदनपुर भेज दिया। हालांकि मंत्रियों को शीलवती के पास भेजने का नंदनपुर पति का उद्देश्य अजित सेन के कथन की सच्चाई को परखना मात्र था, पर मंत्रियों के मन दूषित थे। वे इस परीक्षा के बहाने उसके शील के साथ खिलवाड़ करने का स्वप्न देखने लगे। उसके साथ अपने मन की वासनाजन्य हवस पूरी करने के मंसूबे बांधने लगे। अतः नंदनपुर पहुंचते ही उन्होंने अपने अभिषिक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रलोभन दे एक दासी को तैयार किया। इधर अजित सेन के युद्ध में चले जाने के बाद शीला के मन में प्रियतम का शुभ संवाद पाने की ललक सदा बनी रहती। आज वरिष्ठ मंत्रियों के आने की सूचना पा वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। सायकाल दूती उसके पास पहुंची। पति के शुभ संवाद की संवाहिका के रूप में उसका स्वागत करते हुए उसने उसे अपने पास बिठाया। कुछ औपचारिक वार्तालाप के बाद ही दूती का बदलता रूप शीला के समक्ष आने लगा। अजित सिंह के प्रसंग को तितर बितर करने के लिए उसके विचार तेजी से विपरीत हवा की तरह चलने लगे। उसके हर वाक्य से मंत्री चतुष्टय के शरीर बल, बुद्धि बल और अनुभव बल की प्रशंसा होने लगी। पर पुरुष की प्रशंसा सुनने में शीलवती को कोई रस नहीं था। 1-2 मिनट तो अत्यंत उदासीन भाव से वह उसे सुनती रही, पर अधिक देर तक वहां टिकना उसके लिए असंभव हो गया। आवश्यक कार्य के बहाने वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। दूती कुछ देर तक तो शीलवती की प्रतीक्षा करती रही, पर जब शीला लौटकर नहीं आई तो वह कब तक बैठती। थक कर चुपचाप अपना समूह लेकर चली गई। शीला की शील निष्ठा का स्पष्ट दर्शन कर चुकने के बाद भी मंत्रियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे प्रतिदिन एक से एक अधिक होशियार दूती के माध्यम से उसके मन को अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयत्न करने लगे। भय, प्रलोभन आदि विभिन्न माध्यमों से उसे सतीत्व संकल्प से स्खलित करने की उनकी कुचेष्टाएं लगातार चलती रही।
पर शीला तो शीला ही थी। फिसलन भरी राहों और एवं भयावह चुनौतियों के समक्ष भी उसने हार नहीं मानी। प्रत्युत मंत्रियों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई और एक विश्वस्त दूती के माध्यम से उसने उन चारों को एक ही रात्रि में अपने पास बुलाया। शीला का आमंत्रण पा मंत्रियों का रोम रोम उल्सित हो उठा। अपने पुरुषार्थ की सफलता को देख उनका मन मयूर की तरह नाचने लगा। स्वीकृति के बाद बीतने वाली एक एक घड़ी उन्हें युगों युगों सी लंबी लगने लगी। साय पड़ते पड़ते चारों मंत्री शीलवती के एक भवन पहुंचे। भवन असाधारण रूप से सजा था। अपने स्वागत की इस तैयारी को देख उनके नयन कमल खिल उठे। सधे कदमों से मकान के बाहरी भाग को पार करते हुए वे अंदर पहुंचे। मंत्रियों को आया जान शीला व्यवस्थित खड़ी हो गई। औपचारिक स्वागत के पश्चात शीला ने उन्हें स्वागत कक्ष में चलने का संकेत दिया। पूरा कक्ष एक महफिल की तरह सजा था। कक्ष में प्रवेश करते ही चारों मंत्रियों का मन बांसों उछलने लगा। शीला प्रत्येक मंत्री से एकांत मिलन के लिए एक एक प्रहर का समय निश्चित कर अपने कक्ष में चली गई। निश्चित समय पर रात्रि के प्रथम प्रहर में आमंत्रित मंत्री बहुत सावधान ले शीला की सहवास का सुख लूटने के लिए उसके कक्ष में पहुंचा। कक्ष में एक बहुत ही सुंदर पलंग बिछा हुआ था। बेशकीमती गलीचा उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर रहा था। शीला की स्वीकृति पा मंत्री पलंग के एक किनारे बैठा। एक ही प्रहर में उस अद्भुत सौंदर्य के हर अंग प्रत्यंग से साक्षात्कार करने के लिए वह उतावला हो रहा था। मन की चंचलता के कारण चपल बना उसका शरीर कुछ आगे की ओर खिसका कि इतने में ही वह पलंगाकार गड्ढे में नीचे पहुंच गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह जस तस बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। आखिरकार हार कर उसे नरक तुल्य उस अंधकूप में ही पड़े रहने के लिए विवश होना पड़ा। दूसरे प्रहर में दूसरा मंत्री आया और वह भी अंधकूप में पहुंच गया। तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में आने वाले मंत्रियों की भी यही क्षति हुई। 6 महीनों बाद नंदनपुर पति के साथ अजित सिंह घर लौटा। मंगल गीतों और मंगल द्रव्यों से उसकी वर्धापना की गई। माता पिता, मित्र, परिजन और राज कर्मचारियों के साथ वार्तालाप करते हुए दिन का समय बिखरे पारे की तरह तेजी से सरक गया। सांझ ढलते ही शयन कक्ष में अजित सिंह के स्वागत की तैयारियां होने लगी। दासियां और सखियां ही नहीं, स्वयं शीला भी इस कार्य में व्यस्त हो गई। पति वियोग में मायूस बना कक्ष आज दीपों, फूलों और रत्नों की सजावट से हंसने लगा। धूप, अगर और इत्र की महक से कक्ष ही नहीं, आसपास का वातावरण भी महकने लगा। अप्सरा से भी अधिक सजी संवरी शीला चांद निकलने से पूर्व ही अजित सिंह के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। आधा चांद निकलते निकलते अजित सिंह शयन कक्ष की दहलीज तक पहुंच गया। शीला ने झुककर अभिवादन किया। मिलन के साथ ही अब तक बीते क्षणों की चर्चा चलने लगी। अजित सिंह ने भीषण संग्राम से संबंधित विभिन्न घटनाओं को सुना, शीला को रोमांचित कर दिया। अब शीला की बारी थी। उसने भयंकर शस्त्र युद्ध से भी अधिक रोमांचक अंतर्युद्ध की वार्ता शुरू की। नाथ, प्रिय वियोग के कुछ दिनों बाद ही मैं एक चक्रव्यूह में फंस गई। नंदनपुर के 4 प्रतिष्ठित मंत्रियों ने आपके सुख संवाद बताने का बहाना बनाकर मुझे घेर लिया। मुझे मछली की तरह अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करने लगे। कभी भंवरों की तरह मंडरा कर प्रेम पराग पाने का अभिनय किया, तो कभी भूखे भेड़ियों की तरह जबरन मुझे दबोच लेने की धमकी दी। आखिरकार शील व्रत पर अटल रहने के कारण उस अंधेरे में भी प्रकाश के कुछ स्फुलिंग मेरे मस्तिष्क में चमकने लगे। मैंने योजनाबद्ध ढंग से उन्हें अपने पास बुलाया और आपके न आने तक इस अंधकूप में रहने को विवश कर दिया है। और ऐसा कहते हुए शीला ने सामने बिछे पलंग को कुछ हटाते हुए अंधकूप भी अजित सिंह को दिखा दिया। शीला की बात सुन अजित सिंह की स्मृतियों का सितार झंझना उठा।
युद्ध स्थल में राजा और मंत्रियों के साथ शीला द्वारा दिए गए दिव्य पुष्प के संबंध में होने वाली चर्चा के अनेक संदर्भ उसे याद आ गए और इसके साथ ही मंत्रियों की जघन्यता और लंपटता पर उसके मन में आक्रोश भरने लगा। पर यह सोचकर कि दिव्य पुरुष का वैशिष्ट्य बताकर उसने स्वयं ही इनडायरेक्टली उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था, उसका मन अनुताप से भर गया। वह बोला, शीले, मैं मंत्रियों को क्या दोष दूं, जबकि मैं स्वयं ही दोषी हूँ। मैंने स्वयं ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। भावुकतावश बिना आगे पीछे की सोचे मैंने तुम्हारे द्वारा दिए गए दिव्य पुष्प का रहस्य बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी। मेरी इस भूल का परिणाम तुम्हें भोगना पड़ा। प्रिय, मुझे इस बात की प्रशंसा है कि तुमने मेरी भूल को सुधार दिया। सचमुच मानवीय देह में तुम साहस, शील और बुद्धि की देवी हो। कहते कहते अजित सेन भाव विहल हो उठा। अजित सेन के मुंह अपनी प्रशंसा सुन शीला का चेहरा लज्जा से सुर्ख हो गया। स्वामी, आप अपने मुंह से प्रशंसा करें, ऐसी कोई विशेषता मेरे व्यक्तित्व में नहीं है। यह तो आपकी महानता है जो आप मेरा इस रूप में मूल्यांकन कर रहे हैं। वस्तुतः आपकी शक्ति ही मेरे में काम कर रही थी। उसी के सहारे मैं इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकी। एक दो क्षण चिंतन की मुद्रा में अवस्थित रहने के बाद बोली, नाथ, हमें इस कड़ी परीक्षा का परिणाम महाराज को भी बताना चाहिए। अजित सेन को शीला का यह सुझाव पसंद आया। उसने तत्काल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। तीसरे दिन विशाल भोज का आयोजन था। नगर के सैकड़ों विशिष्ट और गणमान्य व्यक्तियों को और सेठ साहूकारों को आमंत्रित किया गया था। नंदनपुर पति अंतःपुर समेत विशेष रूप से आमंत्रित थे। बहुत प्रातः से ही भोजन की तैयारियां होने लगी। नगर के जाने माने हलवाई और रसोइये अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने लगे। विविध प्रकार की मिठाइयां, नमकीन और व्यंजन बनाए जाने लगे। दिन के दूसरे प्रहर में नंदनपुर पति अजित सेन के घर पहुंचे। अजित सेन ने महाराज की गरिमा के अनुसार पारंपरिक ढंग से उनका शानदार स्वागत किया। स्वागत की औपचारिकताओं के पश्चात महाराज को एक विशाल और सुसज्जित कक्ष में ठहरा दिया गया। स्वादिष्ट मिष्ठान और आकर्षक नमकीन पर दृष्टि गिरने से पूर्व ही राजा की आंखें उन सेवकों पर अटक गई। बड़ी विचित्र वेशभूषा और केस विन्यास। एक झलक के बाद ही वे कक्ष से बाहर निकल गए। अजित सेन खास तौर से बनाए हर प्रकार के भोजन को चखने का आग्रह करने लगा, पर राजा का मन खाने से अधिक कुछ खोजने में लगा हुआ था। आधे घंटे में 20 दासियां नए नए मिष्ठान, फल, शरबत और सूखे मेवे लेकर राजा की सेवा में पहुंची, पर सभी की आकर्षक वेशभूषा, बल खाती अलकें, सुंदर नाक नक्श अनदेखे और अनछुए की तरह राजा की आंखों से फिसल गए। भोजन के अंत में फिर वे ही विचित्र सेवक मुखवास के थाल और केवड़ा मिश्रित जल की सुराइयों के लिए प्रस्तुत हुए। झुके हुए सिर, कंधों तक लटकते बाल, कानों को छूती हुई मूछें, पेट को थपथपाती हुई दाढ़ियां, पशुओं के खुर के तरह बड़े हुए नाखून और काली मिट्टी से सने वस्त्र, एक अजूबे की तरह इस सारे दृश्य को देख महाराज मौन न रह सके। वे अजित सेन से उनका परिचय जानने के लिए उतावले हो उठे। प्रधानमंत्री, कौन है ये लोग? तुम्हें कहां से प्राप्त हुए? भोज को सफल मानता हुआ अजित सेन बोला, राजन, यक्ष की कृपा से मुझे ये विचित्र सेवक प्राप्त हैं। देखते देखते घंटों का काम मिनटों में पूरा कर देते हैं। अजित सेन, इतना कितना काम है तुम्हारे घर में? अच्छा हो यदि ये सेवक तुम मुझे भेंट कर दो। मेरे अनेक विध राजकीय कार्यों में ये बड़ा सहयोग कर सकते हैं। महाराज, यह तो मेरा अहोभाग्य होगा।
पर कहते कहते अजित सेन रुक गया। रुक क्यों गए? क्या बात है? व्यग्रता से राजा ने पूछा। राजन, ये सेवक 6 माह पूर्व तक आपकी सेवा में ही थे। अजित सेन की बात सुन राजा चौंका। मस्तिष्क पर पूरा दबाव डालने के बाद भी वह उन सेवकों को पहचान नहीं सका। अजित सेन द्वारा दिव्य फूल, शीलवती, वरिष्ठ मंत्री सबकी स्मृति करवाई गई तो अतीत में खोया हुआ एक पूरा इतिहास जाग उठा। अजित सेन ने चारों मंत्रियों की दुष्चेष्टाओं की सारी बात नंदनपुर पति को सुनाई। उनका मन मंत्रियों के प्रति आक्रोश से भर गया, पर उनके प्रति आक्रोश प्रकट करने का वह अवसर नहीं था। वह तो अवसर था शीलवती को सम्मानित करने का। शीलवती के शील निष्ठा की ही नहीं, बुद्धि की भी सराहना करते हुए महाराज ने उसे महारानी के माध्यम से एक कीमती मोतियों का हार उपहारित किया। अजित सेन को वर्धापित करते हुए बोले, सचमुच तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा नारी रत्न मिला है। ऐसी शील संपन्न और बुद्धि विवेक संपन्न नारियां न केवल अपने कुल का ही गौरव बढ़ाती है, अपितु पूरे राज्य का सम्मान भी बढ़ाती है। नरेश के एक एक शब्द को सुन अजित सेन का सीना गौरव से फूलने लगा। शीला उसके आंगन में एक दीप शिखा के रूप में अवतरित हुई थी, जो संघर्षों के थपेड़े खाकर भी अनवरत जलती रही, तम को पीकर भी उजाले को बिखेरती रही। नंदनपुर में एक बार दम घोष मुनि का आगमन हुआ। मुनिश्री के मार्मिक प्रवचन को की चर्चा अजित सेन के कानों तक पहुंची। वह सपत्नी मुनिश्री का उपदेश सुनने के लिए गया। गृहस्थ जीवन में भी संयम और सादगी के आचरण की बात सुन पति पत्नी श्रमणोपासक बन गए। याव जीवन निरतिचार रूप से श्रावक व्रतों की आराधना करते हुए वे ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न हुए। देवगुरु धर्म की कृपा से अब तक हमने महासतियों की कहानियों की श्रृंखला में महासती ब्राह्मी, सुंदरी, शिवा, सुलसा, मृगावती, पद्मावती और चेलना महासती आदि 11 महासतियों की कहानियां जय श्रीज लाइफ यूट्यूब चैनल पर कवर की हैं। और अब आज ये महासती शीलवती का आखिरी अंतिम भाग अपलोड कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाली जनरेशन को हम जैन कहानियों से अवगत कराएं और हमारी इस कोशिश में आप भी सहभागी बने, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करके अपने ग्रुप्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।